गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स में चंद्रमा पर किसी वस्तु के भार के बारे में पढ़ेंगे। आपने इसके पहले न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम समझ लिया, द्रव्यमान और भार में अंतर समझ लिया, द्रव्यमान क्या होता है और द्रव्यमान के संप्रत्यय क्या होते हैं उसके बारे में समझ लिया है। तो आज हमारी आपकी टॉपिक है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। तो हम पढ़ने जा रहे हैं किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर भार, ये हमारी टॉपिक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं? किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। देखिए, जो आपने भार शब्द पढ़ा है, भार का मतलब आपने लिखा था कि W बराबर mg, ये पृथ्वी के लिए आपने लिखा था। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी वस्तु का भार क्या होता है? तो आप कहेंगे कि किसी वस्तु का भार वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल के बराबर होता है। F बराबर ma, न्यूटन सेकेंड लॉ है। तो उसके अनुसार W बराबर mg किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा अपने केंद्र की तरफ लगाए गए बल को ही वस्तु का भार कहते हैं। अब हमारा जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में हम वस्तु का भार नापना चाहते हैं। कहाँ पर? चंद्रमा पर। तो हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं, मतलब उसका व्याख्या कैसे करते हैं कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करती है। तो क्या लिखेंगे कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे उस वस्तु को चंद्रमा आकर्षित करती है। चंद्रमा आकर्षित करती है। सीधा सा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वस्तु को चंद्रमा आकर्षित करती है। अब चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वह पृथ्वी के द्रव्यमान से काफ़ी कम है। तो जब चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से काफ़ी कम है, इसी कारण चंद्रमा द्वारा वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल भी कम होता है। अब हम अपनी बात को सिद्ध करने के लिए क्या कर रहे हैं कि मान लिया किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है। तो ये आपने समझ लिया कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार क्या है, कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वस्तु को चंद्रमा अपने केंद्र की ओर या अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हमने क्या किया कि मान लिया किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है। अब क्या करेंगे, इसका चंद्रमा पर भार Wm तथा पृथ्वी पर भार mm है। तो चाहे आप W ई कर लीजिए। तो इसका चंद्रमा पर भार मास एट मून तथा पृथ्वी पर भार मास एट
अर्थ। सॉरी, हम क्या कर लेते हैं, मान लिया इसका चंद्रमा पर भार WM तथा चंद्रमा का भार कितना है, W या M है, तथा चंद्रमा की त्रिज्या RM है। तो वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या हो जाएगा, WM इज इक्वल टू कैपिटल G MM इंटू स्मॉल m, ये वस्तु का भार है, बटे RM स्क्वायर। क्या होता है, कैपिटल G MM अपान RM स्क्वायर। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। इस वस्तु का भार पृथ्वी पर, तो वस्तु का भार पृथ्वी पर तो क्या हो जाएगा, WE माने अर्थ, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल G ME मास ऑफ अर्थ इंटू M वस्तु का द्रव्यमान बटे RE स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब क्या होगा, समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से भाग करने पर, तो क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से भाग करने पर, तो 2 से जब भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, W एट मून बटे W एट अर्थ इज इक्वल टू। अब ध्यान देने की चीज़ है, देखो जब यहाँ बटे का चिन्ह लगाओगे तो कैपिटल G कट जाएगा, स्मॉल m कट जाएगा, ऊपर RE स्क्वायर आ जाएगा और नीचे ME आ जाएगा। तो ये बराबर क्या हो गया, देखो कैपिटल G से कट गया, तो बचा क्या, MM यानी मास ऑफ मून बटे RM यानी रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर इंटू, ये भिन्न पलटा खाएगी तो क्या हो जाएगा, RE स्क्वायर बटे मास ऑफ अर्थ। अब इन चीज़ों का हम मान रख देते हैं, पृथ्वी के द्रव्यमान तथा चंद्रमा के द्रव्यमान एवं त्रिज्याओं को रखने पर। तो पृथ्वी एवं चंद्रमा के द्रव्यमान एवं त्रिज्याओं का मान रखने पर, तो जब पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान एवं त्रिज्याओं का आप मान रखेंगे तो देखिए क्या होगा, ऊपर से मिटा रहे हैं, मान रखने पर तो क्या हो जाएगा कि WM बटे W अर्थ, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर बटे वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर, ये बराबर क्या हो गया, मास ऑफ मून देखिए कितना है, मास ऑफ मून है 7.36 गुणे 10 के घाते 22 किलोग्राम बटे रेडियस ऑफ मून, तो ये हो गया 1.74 गुणे 10 के घाते 6 का होल स्क्वायर गुणे रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ बराबर हो गया 6.37
गुणे 10 के घाते 6 का होल स्क्वायर बटे मास ऑफ अर्थ 5.98 गुणे 10 के घाते 24। जब इसको हम हल करते हैं तो ये आ जाता है 1/6। यानी चंद्रमा पर भार बटे पृथ्वी पर भार ये बराबर है 1/6। इम्प्लाइज दैट, अब देखो इसको इधर से गुणा कर दो तो हो जाएगा चंद्रमा पर भार बराबर हो गया 1/6 पृथ्वी पर भार। यानी किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना होता है, वह पृथ्वी पर जो भार है उस भार का 1/6 गुना होता है। अर्थात अगर हम यहाँ 60 किलो के हैं तो अगर चंद्रमा पर चले जाएं तो हमारा भार हमको कितना मिलेगा, वहाँ हमारा भार 10 किलोग्राम का हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। हम 60 किलो के हैं तो वहाँ जा कर के 10 किलोग्राम के चंद्रमा पर हो जाएंगे। तो इसको ज्ञात करने की क्या विधि है कि हम किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होता है कि चंद्रमा द्वारा उस वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल ही वस्तु का चंद्रमा पर भार होता है। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है और उसका भार हम पृथ्वी पर और चंद्रमा पर अलग अलग ज्ञात कर रहे हैं। तो भार ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि वस्तु द्वारा उस प्लेनेट द्वारा उस वस्तु पर लगाया गया बल, तो वस्तु का चंद्रमा पर भार Wm बराबर G मास ऑफ मून यानी चंद्रमा का द्रव्यमान गुणे वस्तु का द्रव्यमान बटे चंद्रमा की त्रिज्या का स्क्वायर, क्योंकि वस्तु की जो त्रिज्या है वह चंद्रमा की त्रिज्या के अपेक्षाकृत लगभग नगण्य है। ऐसे ही वस्तु का भार पृथ्वी पर मास ऑफ वस्तु का द्रव्यमान किस पे, पृथ्वी पर, तो WE बराबर कैपिटल G ME मास ऑफ अर्थ वस्तु का द्रव्यमान बटे गुण पृथ्वी की त्रिज्या का वर्ग। इस पहले दूसरे समीकरण में भाग देंगे, दोनों का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर 1/6 पृथ्वी पर वस्तु का भार। ठीक है। अब अगला टॉपिक आपका बन के आता है कि प्रणोद क्या चीज होता है। तो हम बात करने जा रहे हैं प्रणोद की। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से आप क्लिक करके देख लीजिएगा, रिटेक देख लीजिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। अब हम अगली बात करने जा रहे हैं प्रणोद क्या चीज होता है। प्रणोद किसी वस्तु के पृष्ठ के अभिलंबवत लगने वाले संपूर्ण बल को प्रणोद कहते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु के पृष्ठ के अभिलंबवत जो बल संपूर्ण लग रहा है, उसी संपूर्ण बल को हम क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। अब जरा सा देख लीजिए, दूसरा इसी समय कंसेप्ट आता है, दाब क्या चीज होता है। दाब तो क्या कहेंगे, किसी वस्तु के पृष्ठ के अभिलंबवत
एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब कहते हैं, यानी कि P इज इक्वल टू F/A। प्रणोद क्या चीज है कि पृष्ठ के अभिलंबों जो संपूर्ण बल लग रहा है, उस संपूर्ण बल को हम क्या कहेंगे? प्रणोद कहेंगे। लेकिन अगर उसी बल को, संपूर्ण बल को हम क्या करें? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित कर दें, यानी कि पूरे बल पे क्षेत्रफल का भाग दे दें, तो ये जो भागफल आएगा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आ जाएगा, यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर कितना अभिलंबित बल लग रहा है, तो इसको हम दाब कहेंगे। अब अगला टॉपिक आपका आता है दाब का मात्रक, कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो प्रणोद और दाब में अंतर समझ गए कि संपूर्ण बल हो तो प्रणोद है, और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबित बल हो तो दाब हो जाता है। अब अगला टॉपिक आपका है दाब का मात्रक। दाब का मात्रक, तो क्या हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू F/A। तो P का मात्रक ये बराबर हो गया F का मात्रक और बटे A का मात्रक, बराबर हो गया। F का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। A का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यानी कि दाब P का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अगर हो तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? पास्कल बोलते हैं। अगला टॉपिक आपका आता है कि मनुष्य का रेगिस्तान पर चलना। दाब से संबंधित एक टॉपिक आती है कि मनुष्य का रेगिस्तान पर चलना। मनुष्य का रेगिस्तान पर चलना। तो जब कोई आदमी रेगिस्तान में चलता है या रेत पर चलता है, तो रेत पर चलने से क्या होता है कि उसके एक पैर का क्षेत्रफल ही उसके संपूर्ण भार को वहन करता है। जब वो चलेगा तब परिणाम क्या होगा कि जो बल है, संपूर्ण भार हमारा बल, और जो पैर का क्षेत्रफल है, तो जब क्षेत्रफल छोटा हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल, तो जब क्षेत्रफल छोटा हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल बराबर दाब होता है, तो क्या हुआ? क्षेत्रफल का मान कम होने के नाते दाब का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। परिणामतः जब हम रेत पर चलेंगे तो हमारा पैर रेत में बार बार घुसता चला जाएगा। इसके विपरीत जब कोई ऊंट क्या हो, ऊंट जो है वह रेत पर चलता है, रेत पर चलता है, तो क्या स्थिति बनती है कि चूंकि उसके 3 पैर एक साथ जमीन पर होते हैं, एक पैर उठता है, और पैर का क्षेत्रफल मनुष्य के पैर के क्षेत्रफल के अपेक्षाकृत बड़ा होता है। तो जब मनुष्य के पैर के अपेक्षाकृत बड़ा होता है और 3 पैर जो है वो जमीन पर रखा होता है, एक पैर को उठाता है, तो जो भार होता है उसका वह काफ़ी बड़े क्षेत्रफल पर बढ़ जाता है। परिणामतः उसका दाब कम लगता है, और दाब कम लगने के कारण रेत पर चलता हुआ जो
ऊंट होता है, रेगिस्तान का जहाजा होता है, उसका पैर रेत में नहीं चुभता है और वो आसानी से रेत पर चल लेता है। अगला टॉपिक आपका है कि कीली को नुकीला क्यों बनाया जाता है। एक टॉपिक आपका प्रश्न ये आता है कि कीली को नुकीला क्यों बनाया जाता है। कि कीली को नुकीला बनाने का क्या कारण है। तो देखो, ये जो कीली होती है, इस कीली को हम नुकीला बनाते हैं। तो जब नुकीला बनाते हैं तो इस पर जब हम हथौड़े से वार करते हैं तो हथौड़े से वार करने पर क्या होता है, जो हथौड़े द्वारा बल लगाया जाता है वो बिल्कुल न्यून क्षेत्रफल पर आ जाता है। और जब ये न्यून क्षेत्रफल पर लगता है तो दाब का मान जो होता है वो बढ़ जाता है। और जब दाब का मान बढ़ जाता है क्षेत्रफल घटने के कारण, तो कीली सरलता से किसी भी चीज़ में चुभ जाती है। अगर हम कीली को ऐसे ना बना करके हम क्या करें, कीली को ऐसे बना दें, तो जब कीली को ऐसे बना देंगे तो ये जो क्षेत्रफल है नीचे वाला, यह क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ जाएगा। और काफ़ी बढ़ जाने के कारण जब हम इसको हथौड़े से ठोकेंगे तो ठोकने की दशा में क्या होगा कि क्षेत्रफल बढ़ने के कारण जो दाब है उसका मान कम हो जाएगा। और दाब का मान कम होने के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि कीली सरलता से किसी वस्तु में चुभेगी नहीं। अगला टॉपिक आपका आता है कि चाकू की धार तेज कैसे किया जाता है। तो जब चाकू हमारा मोथरा हो जाता है, कम तेज रह जाता है, तो हम उसको किसी सान रखने वाले को दे देते हैं और वो क्या करता है कि हमारे चाकू के किनारे को रगड़ करके उसके क्षेत्रफल को कम कर देता है। तो जब चाकू का क्षेत्रफल कम हो जाता है, किनारे का क्षेत्रफल कम हो जाता है, तो ये क्या होता है कि क्षेत्रफल कम होने के कारण ये सरलता से इस पर जो हम हत्थे पर दाब लगाते हैं, बल लगाते हैं, जब वो दाब में परिवर्तित होता है तो कम क्षेत्रफल होने के नाते दाब का मान बढ़ जाता है और उसके परिणाम स्वरूप हम सरलता से किसी वस्तु को चाकू के द्वारा काट सकते हैं। तो यहाँ तक की बात आपकी हो गई। अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे तरल दाब। तरल दाब, तरल का मतलब क्या होता है, लिक्विड। अब हम लिक्विड प्रेशर के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन लिक्विड प्रेशर की चर्चा हम अगले क्लास में करते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हमारी आपकी फिर मुलाकात होती है और उस क्लास में हम आपको तरल दाब के बारे में बताते हैं और आर्किमिडीज का सिद्धांत समझाते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।